हेलो दोस्तों, आज एक और क्लास आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं जिसमें हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कि अगर आप इस क्वेश्चन के जवाब दे देते हैं तो आप मानिए कि आप जो कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में, उसमें से पूरे नंबर लाने के चांस हो सकते हैं आपके, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन सेट किया हूं वो आपके लिए ही है। अगर इतने क्वेश्चन के अगर जवाब दे देते हैं तो आप मानिए कि आप बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बताइए कि आपका सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या उड़ीसा में? तो इसका जवाब है आपके लिए, आप जवाब दीजिए कमेंट पे, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका जवाब है उड़ीसा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य मंदिर किस में कहाँ पे है? तो इसका जवाब उड़ीसा है। फिर अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस में वित्त आयोग की संविधान शामिल है? कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग की बात की गई है? आप बताइए कि इनमें से वित्त आयोग की बात कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद में कही गई है? तो वित्त आयोग की बात आपके आर्टिकल 280 में कही गई है। वित्त आयोग की बात है जहाँ पे, और जीएसटी के तो आप जानते हैं, जीएसटी की बात आपके लिए में कही गई है। 276 ए में आपको जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। उसके बाद आपको 246 में आपको जीएसटी की बात की गई है। 300 ए में आपको वित्त वो प्रॉपर्टी की बात की गई है। राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी, जो कि आपको एक्सचेंज करके भेज दिया गया था 300 ए में, आर्टिकल 300 ए में आपको मौलिक अधिकार से हटाकर। वहीं अगली क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें अनुच्छेद क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की प्रशासन की शामिल है? भारत के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से शामिल है? तो इनमें से बताइए आपके कौन से अनुच्छेद है जो कि आपके अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति प्रशासन के बारे में बताता है? तो पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद, चौथा अनुच्छेद, आपको सभी अनुच्छेद याद होना चाहिए। तो इसमें अब पांचवा अनुच्छेद बताता है कि आपको कि किसी भी जनजाति क्षेत्र और जनजाति का प्रशासन के बारे में। अगर बात करें अनुच्छेद 6 की बात करें तो अनुच्छेद आपके कहता है कि संविधान में अनुसूचित जनजाति के 4 राज्यों की बात करता है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय की बात करता है। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगली क्वेश्चन है आपके लिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसकी बात की गई है। इसमें किसे प्रदान किया जाता है? तो आप इसमें बता सकते हैं कि क्या कोच को दिया जाता है, क्या यह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, क्या सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को दिया जाता है, क्या ये सर्वश्रेष्ठ सैनिक को दिया जाता है? तो आप बताइए। इसमें होगा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड। उसके बाद अगला बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेस्ट खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। शिक्षक के लिए भी, सैनिक को भी लिए तो कई सारे पुरस्कार है। कीर्ति सम्मान, पद्म भूषण भी दिया जाता है सबको ही। कीर्ति सम्मान हो गया, फिर अशोक चक्र हो गया, ये सब सोल्जर्स को दिए जाते हैं। वहीं अगली क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से आनंद मठ लिखा है। इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है? जहां भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है, वंदे मातरम लिखा गया, उस बुक को किसने लिखा है? आनंद मठ बुक को किसने लिखा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला देख सकते हैं, अरविंद टैगोर, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, इसके बाद मोहम्मद इकबाल, उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपके गोल्फ से क्वेश्चन आ रहे हैं कि गोल्फ डैश की आत्मकथा किसने लिखी है? गोल नाम की जो आत्मकथा है उसे किसने लिखी है? तो गोल नाम की आत्मकथा किसने लिखी है? तो गोल नाम की क्या ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है? क्या ये मैरी कॉम का है? क्या ये मेजर ध्यानचंद का है? क्या ये माइक टाइसन का है? तो आप कह सकते हैं ये जो है हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का ये बुक है। इन्होंने आत्मकथा लिखी है, गोल।
अगला क्वेश्चन की बात कर ले अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गरबा किस किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? गरबा किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? आपको बताना है गरबा इसमें से कौन से त्यौहार के समय किया जाता है और कहाँ किया जाता है, आप ये भी बताइए, इसमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो अगर सबसे पहले कि क्वेश्चन पहला आंसर है पोंगल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में जो मनाया जाता है। नवरात्रि तो आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत, हमारे उत्तर भारत में काफ़ी जगह मनाया जाता है। दिवाली भी उत्तर भारत में बहुत जगह मनाया जाता है। बिहू बताए तो असम असम में मनाया जाता है। वहीं अगर आप पोंगल की बात करें तो पोंगल तमिलनाडु में, जो कि और अटुकल पोंगल केरला में मनाया जाता है। अगर यह गरबा त्यौहार की बात बताए तो गरबा कब मनाया जाता है? गरबा आप सभी के लिए नवरात्रि में मनाया जाता है, जो कि गुजरात में गरबा किया जाता है। आपको सभी ने तारक मेहता तो देखा ही होगा, वहाँ पे तो आपने इसे देखा ही होगा। नवरात्रि में दया बहन करती है गरबा, तो वही गरबा मनाया जाता है नवरात्रि के समय गुजरात में। वहीं अगर आप ये भी बताइए कि यह किस राज्य का नृत्य है? गरबा किस राज्य का नृत्य है, ये आपको ज़रूर बताइए क्वेश्चन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो ओनम देश का एक राज्य त्यौहार है। ओनम कौन से राज्य का एक त्यौहार है? आपको बताना है कि ओनम किस राज्य का त्यौहार है। यहाँ पे अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के भी कई सारे, गुजरात का मैंने अभी बात किया, बहुत सारे त्यौहार गुजरात के भी है। जैसे गरबा डांस गुजरात में किया जाता है। कर्नाटक में भी कर्नाटक के उगाड़ी नववर्ष को उगाड़ी मनाया जाता है कर्नाटक में। गोवा में सिग्मो मनाया जाता है। सिग्मो त्यौहार मनाया जाता है। केरला में अट्टुकर पोंगल मनाया जाता है। और आपका ये आंसर ओनम का आंसर भी केरला ही होगा। ओनम त्यौहार भी केरला ही में मनाया जाता है। और अट्टुकर पोंगल भी आपको केरला में मनाया जाता है, जो कि पोंगल तमिलनाडु में, अट्टुकर पोंगल आपको केरला में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? आप तो पता ही चला होगा कि आपका पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल आप सभी के लिए तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल, बिहार में आप जानते हैं क्या क्या मनाया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा मेला का नाम ज़रूर बताइएगा। बिहार में सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कैटल मेला भी कहते हैं, कैटल फेस्टिवल भी कहते हैं। उड़ीसा का भी बताइए कि रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस माह में मनाया जाता है? इसमें आपको बताना है कि दीपावली के कौन से माह में मनाया जाता है। क्या माघ में मनाया जाता है? क्या आपको चैत्र में मनाया जाता है? क्या अश्विनी में मनाया जाता है? क्या कार्तिक में मनाया जाता है? तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से किस माह में मनाया जाता है। तो इस दीपावली का आप किस में मनाया जाता है, ये आप याद करने का कि दीपावली में आप किसकी पूजा करते हैं। कार्तिक जी की पूजा करते हैं ना, कार्तिक और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो कार्तिक माह में आपको ये दीपावली मनाया जाता है। कार्तिक माह में दीपावली मनाया जाता है। चैत्र में क्या मनाया जाता है? दुर्गा पूजा, दुर्गा जी का चैत्र में होता है। माघ में आप जानते हैं क्या होता है, माघ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगला क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? आपको इसमें बताना है कि आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो भारत के कौन सा अनुच्छेद कहता है। तो आपको अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। आपको आर्टिकल 20 पढ़ा ही होगा आपने। आर्टिकल 20 में आपके 20 में कहा गया है आपके अधिकारों का अगर बंदी में क्या, अगर आपको अरेस्ट होना है, मतलब आपको पुलिस अरेस्ट करिए तो उसकी अधिकार, आपके कौन कौन से अधिकार, उसकी बात की गई है। उसके 22 में आपके कहा गया है कि आपको न्यायिक प्रशासन, न्याय में अगर बंदी होने के बाद अगर आपके कौन कौन से अधिकार है उसके बारे में चर्चा की गई है कि आपको कितने समय पे कहाँ ले जाना चाहिए। आपको 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना, इस तरह के अधिकार आपको दिए गए हैं। वहीं अगर आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 21 में प्राणवैधिक, आर्टिकल 21 में प्राणवैधिक स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ दे रखा है इसमें। वहीं अगर यहाँ अगर शोषण के विरुद्ध का अधिकार बात की बड़े, शोषण के विरुद्ध अधिकार आप सभी के लिए आर्टिकल 23 में दिया गया। आर्टिकल 23 में दिया गया है
जो कि कहता है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा, किसी के व्यक्ति को बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता है, किसी को ज़बरदस्ती किसी काम में नहीं लगाया जा सकता है, चाहे वो बालक हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, किसी को भी किसी भी काम में ज़बरदस्ती नहीं लगाया जा सकता है। वहीं अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा नदी केवल केरला राज्य में नहीं बहती है, तो इनमें से बताना है कि केरला राज्य में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो आपको बताइए कि केरला राज्य में नहीं बहती है। आप जानती हैं पेरियार जानती है, जो कि पेरियार नदी जिस पे बल्लमकली रेस होती है, पेरियार झील भी है। उसके बाद पंबा भी नदी, पेन्नार नदी भी, ये तीनों नदी आपको पता ही होगा कि अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। ये केरला राज्य में मनाए जाते हैं, केरला राज्य में है। लेकिन भारता पूजा नहीं है। भारता पूजा केरला राज्य में अभी नहीं है। भारता पूजा केरला राज्य में, भारता पूजा नदी केरला राज्य में नहीं है। अगर उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में हटा दिया गया है। सूची में हटा दिया गया है या शामिल किया गया है? कब शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अनुसूची को हटा दिया गया? मौलिक अधिकार को कब हटा दिया गया था, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो यहाँ पे बताना है कि हमें जब हमारे जो मौलिक अधिकार थे, जो कि संपत्ति का अधिकार, उसे कौन से अमेंडमेंट यानी कि कौन से संशोधन के अधिकार के हटा दिया गया है, कौन सा अमेंडमेंट के अनुसार हटाया गया था? तो आप 42वां संशोधन तो जानते ही आप, जो कि आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे आप इंदिरा गांधी ने चेंज किया था। उसके बाद अगर संपत्ति के अधिकार की बात बताए, संपत्ति का अधिकार अमेंडमेंट संशोधन वो 44 में हुआ था। 44 में संशोधन किया गया था, जहाँ पे 1978 में संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर संपत्ति अधिकार को 300A में रख दिया गया था। आर्टिकल 300A के अंदर शामिल कर दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? ओलंपिक ध्वज जो होता है उसमें छल्लों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ये बताना है। ओलंपिक ध्वज में आप देख सकते हैं छल्लों की संख्या कितनी होती है। छल्लों की संख्या इन ओलंपिक ध्वज में 5 होती है, जो कि कॉन्टिनेंट को प्रस्तुत करता है कि कौन कौन सा कॉन्टिनेंट होता है। मतलब कॉन्टिनेंट मतलब कौन कौन से महाद्वीप के बारे में यहाँ पे प्रस्तुत करता है। तो यहाँ 5 महाद्वीपों को अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के आपस में जुड़े रहने का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं अगर यूरोप के लिए नीला रंग, एशिया के लिए पीला रंग, अफ्रीका के लिए काला रंग, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा और अमेरिका के लिए काला रंग प्रस्तुत किया जाता है। ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। ये कौन सा रिंग है जो कि कौन सा महाद्वीप को प्रस्तुत करता है, ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। जो भी राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्या उसे प्रधानमंत्री नियुक्त, क्या उसे महाधिवक्ता करते हैं, क्या उसे राष्ट्रपति करते हैं, क्या मुख्यमंत्री करते हैं? तो आपको बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, जो कि कैबिनेट यानी कि मुख्यमंत्री के कहने अनुसार किया जाता है। वहीं अगला ये देख सकते हैं MTS की क्वेश्चन है, क्योंकि जो कि मैंने टैग भी लगा के दे रहा हूँ। वही अगला क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप में भी जाना जाता है। संविधान के अनुसार इंडिया को कौन से नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है। संविधान है उसको किस और नाम से भी जाना जाता है? आपने शायद पहला आर्टिकल पढ़ा होगा, डैट इज भारत, इंडिया डैट इज भारत शब्द पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। तो इंडिया को भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत, यहाँ पे आंसर भारत होगा, क्योंकि ये सभी नाम भारत के ही है। आर्यभट्ट भी भारत नाम है, आर्यावर्त नाम है। यहाँ पे दक्षिण एशिया तो नाम मैंने सुना नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान है। कई सारे नाम हैं, भारत के 4-5 नाम हैं। फिर सोने की चिड़िया भी भारत का नाम है, लेकिन संविधान में सिर्फ 2 नाम को प्रस्तुत किया गया है, इंडिया डैट इज भारत
यानी इंडिया को भी और भारत को भी एक दोनों नाम से प्रस्तुत किया गया है संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन 1 में। तो अगली बात करते हैं, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत में राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है। जो इसमें बात कही गई है, जो भारत में राज्य विधानमंडल है उसके ऊपरी सदन को, उस सदन का किस नाम से जाना जाता है। जैसे आप जानते हैं कि राज्यसभा जो संसद होता है, संसद में लोकसभा को निचली सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन माना जाता है क्योंकि यहाँ पे लोकसभा में आम लोगों को चुन के लाते हैं, यहाँ पे एक प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको ही मौका दिया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है। लोकसभा में आम लोग को चुना जाता है, इसीलिए इसको निचला सदन कहा जाता है। तो लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है संसद के अंदर। वहीं अगर बात करें राज्य की बात करें तो राज्य में विधानमंडल होता है, राज्य में विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल में भी इसी प्रकार के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे भी 2 स्ट्रक्चर होते हैं इसी प्रकार के। तो यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे होते हैं विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। तो यहाँ पे बताइए विधानसभा या विधान परिषद। तो यहाँ पे जान सकते हैं विधानसभा जो होती है लोअर हाउस होती है और विधान परिषद होती है, विधान परिषद वो होता है अपर हाउस, यानी कि विधान परिषद को कहा जाता है ऊपरी सदन। यहाँ पे आंसर ए होगा आपके लिए, विधान परिषद को। और यहाँ पे भी आप यहाँ पे संसद के तो 3 संसद को आप बता देता हूँ, संसद के 3 स्ट्रक्चर बांटे गए हैं, संसद के 3 स्ट्रक्चर में बांटा गया है। लोकसभा, राज्य, ये आर्टिकल 79 में आते हैं, समझे। संसद आर्टिकल 79 में आता है। यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा 81 में और 80 में राज्यसभा आता है। आर्टिकल की बात बता रहा हूँ। वहीं यहाँ पे संसद में राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है, यहाँ पे राज्यपाल को भी शामिल किया जाता है विधानमंडल में। ये अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी बात बताता है कि सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। सिग्मो महोत्सव जो होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। तो यहाँ बताना है क्या यह भगवान शिव के नामों में से एक है, शिव के नामों में से एक है। तो ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है, तो ये हो नहीं सकता है। इसी प्रकार अब एक प्रकार की एक रंगोली है, नहीं, रंगोली भी नहीं है। वहीं अगर बात कर ले तो दूसरी बोले तो क्या ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा नीलगिरी की जो कि तमिलनाडु और केरला के आसपास है, तो ऐसे मैंने सुना ही नहीं है, जो कि है नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन अगर हमने इतना सुना है कि ये गोवा का एक त्यौहार है, तो गोवा का त्यौहार का मतलब यह गोवा का वर्षा ऋतु में वसंत ऋतु में महोत्सव का वसंत ऋतु का महोत्सव होता है उसमें मनाया जाता है। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि गोवा का ये महोत्सव है जो कि गोवा के वसंत ऋतु में मनाया जाता है, अधिकतर वसंत ऋतु में ही मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया गोवा। और अब यहीं पे बता देते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार का सीरीज मैं लेके आता रहूँगा, और आपके एमटीएस के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूँगा आपके इस सीरीज में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अगर ये पूरे आंसर के जवाब जरूर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्लास को।